आप सबको मेरा बहुत अभिनंदन है। मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आप लोगों से बात करने आई हूँ। तो मेरे को क्यों ये ज़रूरत महसूस पड़ी कि मैं आज के दिन आप लोगों के साथ बात करने आऊँ, तो इसके पीछे कुछ कारण हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे दिवस हैं हमारे जो हम अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं, हम लोग राष्ट्रीय तौर पर मनाते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं कि हम वो दिवस मना क्यों रहे हैं। उस दिवस में ऐसी क्या खास बात है कि हम लोग मना रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस में हम क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं और क्या लोगों को उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो जीवन में बहुत सारी व्यवहारिक बातें हैं जहाँ पर ये सारे जो दिवस हैं इनका महत्व आता है। तो मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवली चक्रवर्ती जी प्रणाम, अशोक कुमार यादव जी प्रणाम, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत प्रणाम आपको। सरिता सिंह मेरी दोस्त आ गई हैं, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आज बहुत हमारे अनुगुंज साहित्यिक संस्था है, उसके भी कार्यक्रम एक के बाद एक हुए हैं और सरिता सिंह जी हमारी बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अनुगुंज की बहुत हमारी मुख्य कार्यकर्ता हैं। तो आज उनका समय एक के बाद एक कार्यक्रमों में जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस आज हमारी जो अनुगुंज साहित्यिक संस्था है उसने भी आज बहुत भरपूर तरीके से मनाया। और आज हम लोगों ने, कल ही हम लोगों ने मैसेज डाल दिया था ग्रुप में कि अनुगुंज साहित्यिक संस्था का जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आज सब लोग केवल पर्यावरण की बातें ही पोस्ट करेंगे, चाहे वो कविता हो, चाहे कोई भी विधा हो, चाहे कोई कहानी हो, चाहे कोई लेख हो। तो हम लोग सुबह से हमने कोई भी और किसी भी पोस्ट को अप्रूवल नहीं दी और केवल हमने विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित चीज़ों को ही आज पोस्ट कराया। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, सचिन सिंह पवार जी प्रणाम, रतन सिंह शेरा जी प्रणाम, साजिद हनीफ जी प्रणाम। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आज सुबह से 100 पोस्ट के लगभग हमारे अनुगुंज साहित्यिक संस्था के एफबी ग्रुप में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई इस विशेष विषय दिया जाता है तो चाहे लोगों ने उस चीज़ के बारे में पहले कभी लिखा ना हो, लेकिन अगर आप जब कोई विषय देते हैं तो उसके बारे में वो लिखते हैं। और जब इतने सारे लोग उस विषय के बारे में जब लिखना चाहते हैं तो उस विषय के बारे में सोचना भी शुरू करते हैं। तो बहुत ज़रूरी बात है चेतना को जागृत करने की। अच्छू पठान जी बहुत नमस्कार आपको। मोहनलाल जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं। श्यामा तोमर जी नमस्कार। तो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अच्छू पठान जी, तो ये इसलिए इतना ज़रूरी है और मेरे को ये लगा कि हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। अगर कोई भी इन विषयों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानता है तो समाज सेवा, समाज के लिए बातें करनी दो तरह की होती हैं। एक तो बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल में जाकर के समाज के काम करिए, या फिर दूसरी ये भी बात होती है कि अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है तो आप उस ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत कुछ होते हैं जो कि पढ़ने का टाइम नहीं होता लोगों के पास। रिंकू घोषाल जी नमस्कार, आप जुड़ चुकी हैं, मेरी भाई भी हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। और जीवन के इस पड़ाव पर आकर के मुझे ये लगता है कि कम से कम जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ जो भी मुझे पता है और जो भी महत्व है इन सारे दिनों का, इन सारे विषयों का जो महत्व है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है तो इसका ये दूर से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है पेड़ पौधों के बारे में बात हो रही है। जैसे हमने लिखने को बोला तो कुछ लोगों ने पेड़ पौधों के बारे में लिखा, कुछ ने आकाश बादल के बारे में लिखा, नदियों के बारे में लिखा। हाँ, ऊपर से देखने से ये सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आती हैं कि ये इन विषयों के बारे में बात कर, लेकिन ये बहुत प्रगाढ़ विषय है और ये विषय हमारे जो व्यवहारिक जीवन से बहुत संबंधित है। तो जैसे आपका अभी मैं पहले ये जैसे कह रही थी कि हमने अनुगुंज साहित्यिक संस्था में इसके लिए हम लोगों ने क्या प्रयास किए सुबह से। तो हम लोगों ने एक तो पोस्ट के लिए बोल दिया था, तो जो जहाँ 100 के लगभग पोस्ट आ गए हमारे एफबी ग्रुप में। और इसके अलावा हम लोगों ने काव्य गोष्ठियाँ, आज हमने काव्य गोष्ठी भी करी। इसमें 3 बजे से 5 बजे तक हमारी काव्य गोष्ठी थी। हमारे देश के बड़े बड़े कवियों ने उस काव्य गोष्ठी में भाग लिया और जो कि रमेश रमन जी की अध्यक्षता में हुई वो काव्य गोष्ठी, और हम लोगों ने ऑनलाइन काव्य गोष्ठी करी थी। और इसी विषय पर आकाश पटेल जी नमस्कार, अंजू दत्ता जी नमस्कार, हमारी सहेली हैं, आज जुड़ चुकी हैं।
तो हम लोगों ने जब काव्य गोष्ठी करी है आज 2 घंटे की, और इसके अलावा हम जैसे कि अनुगुण साहित्यिक संस्था में तीन हमारे भाषाओं को लेकर चल रहे हैं। तो कल मुशायरा है 3 बजे से 5 बजे तक, जिसमें कि श्रोतागण भी जुड़ सकते हैं। तो अगर जिसके पास भी गूगल का मेल आईडी है वो अगर हम लोगों से शेयर कर ले हमारे अनुगुण के जो मेल आईडी के ऊपर, तो आप भी श्रोता जैसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा परसों हम लोग इंग्लिश का पोइट्री सेशन कर रहे हैं। तो इंग्लिश पोइट्री सेशन में बहुत सारे यूथ बच्चे हैं हमारे पास जो कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे विषयों में हमारे युवा पीढ़ी का भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो देश का भविष्य, हमारे देश का समाज उन्हीं के ही हाथों में है। तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस, तो हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तो ऐसा लगता है बहुत भारी सा कोई सब्जेक्ट है, बहुत भारी सा कोई विषय है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो कैसे करके हमारे व्यवहारिक जीवन में जुड़ा हुआ है। हमारे व्यवहारिक जीवन में जो खर्चे होते हैं, हम जिस तरीके से किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है और जिसकी वजह से वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, घटते हैं, और अर्थव्यवस्था का जो पूरा प्रभाव पड़ता है हमारे व्यवहारिक जीवन में, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी एक टॉपिक गया जो हम लोगों ने एंटी टोबैको का वो जो तंबाकू निषेध दिवस गया कुछ दिन पहले। तो तंबाकू निषेध दिवस हम कहते हैं चलो दिवस मना रहे हैं, लेकिन तंबाकू निषेध दिवस में बहुत ज़रूरी था ये समझना कि तंबाकू और सिगरेट खाने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। इसी तरीके से पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस हम कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस है। अब देखा जाए तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये 1974 से शुरुआत की गई है। वर्ष 1974 से इस दिवस को मनाना शुरू किया गया, और हर वर्ष इसका एक सब्जेक्ट यूएन डिसाइड करता है। एक यूएन की तरफ से एक निर्णय लिया जाता है कि इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसमें इस विषय को हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो बायोडाइवर्सिटी इसका सब्जेक्ट था इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का। जो हमारा विषय है वो जैव विविधता है। अब जैव विविधता देखने में बहुत बड़ा शब्द लगता है कि ये है क्या, बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन्हीं चीज़ों के लिए बात करने आई हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे जो पूरे विश्व में बहुत सारे जीव जंतु, केवल मनुष्य तो नहीं रह रहे, बहुत सारे जीव जंतु भी रह रहे हैं। चाहत सिंह जी नमस्कार, छोटी बिटिया आ गई हैं हमारी। तो जो ये जो जीव जंतु भी बहुत सारे रह रहे हैं, सिर्फ हम नहीं रह रहे हैं, हमारे अलावा पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधे जो हैं, तो पेड़ पौधों को भी लिविंग थिंग माना जाता है, ऐसा माना जाता है उनके अंदर भी प्राण हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग रह रहे हैं, हमारे साथ पूरे विश्व में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों से लेकर के बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में जो वातावरण है, पूरा जलवायु है, उसका प्रभाव उन जीव जंतुओं पे कैसा पड़ रहा है, और उन सब जीव जंतुओं को के साथ हम लोग मनुष्य जो रहते हुए हमारा जो हमारा खान पान हम खाने की चीज़ें कहाँ से जुटा रहे हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको हम काम में लाते हैं, उसके अलावा हम किस तरह से हम जो जल हमको प्राप्त हो रहा है उसकी स्वच्छता, इसके अलावा नदियों की स्वच्छता, खान पान, फिर हमारी जो दवाइयाँ बनती है वो भी इन्हीं पेड़ों से बनती हैं। तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो बेसिक जीवन है, ये इन सब से जुड़ा हुआ है, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक जाल तंत्र बिछा हुआ है पूरे विश्व में। अब इस जाल तंत्र, भाव्या बनर्जी बेटियाँ हैं हमारी छोटी जुड़ गई हैं, प्रीतेश सिंह जी नमस्कार। तो ये जो पूरा जाल तंत्र है, अगर इसमें से आप कोई भी चीज़ हटा देते हैं बीच में से, या कोई भी चीज़ कम कर देते हैं, तो ये पूरा जाल तंत्र का में प्रभाव पड़ जाता है। और ये जो प्रभाव पड़ता है ये बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ज़्यादातर बुरा होता है, और इसके प्रभाव बहुत बुरे होते हैं। तो ये कहते हैं ना कि ईश्वर ने ये पूरी पृथ्वी बनाई है, ईश्वर ने एक नियम के हिसाब से पूरी पृथ्वी बनाई है, जीव जंतु रखे हैं, केवल हम तो नहीं हैं जो सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, जीव जंतु रखे हैं, उनके भी खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर ने करी हुई है। लेकिन हम अगर अपने स्वार्थपरक नीतियों से, अपने सेल्फिश चीज़ों से अगर हम उन चीज़ों को प्रभाव डालना शुरू कर दें और उन चीज़ों को खराब करना शुरू कर दें, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और ये जो पूरा सिस्टम बिगड़ने के जो बहुत सारे इसके हम लोग प्रभाव भी मिलते हैं हमको। तो आप लोग देखिए ना, जैसे कि विदेशों में भी जंगलों में आग लग जाती है, अभी ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, उस आग को थमाना मुश्किल हो गया। अनिल मेहता जी नमस्कार, चंचल शर्मा जी नमस्कार।
तो उस आग को थमाना मुश्किल हो गया था। मतलब सरकार भी परेशान हो चुकी थी कि उस आग को कैसे थमाया जाए। तो जो जंगलों में आग लगी, टिड्डियों का संक्रमण, टिड्डियां एकदम से आ गई। वो अभी आप लोगों ने सुना होगा जयपुर में भी आ गई थी। इससे पहले हमारे अफ्रीका में टिड्डियों का बहुत आक्रमण हो गया था, टिड्डियां भर भर के दल आ गए थे उनके। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, आप कोरोना को ही ले लीजिए। तो जब प्रकृति की ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, हम कितना भी, मीनाक्षी गोयल जी नमस्कार, जेपी श्रीवास्तव जी नमस्कार, तो कंट्रोल में ही नहीं होती ये। अनिल मेहता जी धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लग रहा है बहुत धन्यवाद। तो ये सब जब मनुष्य के हाथ से नियंत्रण निकल जाता है तब फिर हम इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, पर पहले से नहीं समझते हैं। तो ये जो वातावरण में असंतुलन पैदा कर देते हैं, तो ये हम लोग ही पैदा करते हैं, हम जैसे मनुष्य ही। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। मैं अभी जैसे आप लोगों से ये जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो बहुत काफ़ी चीज़ें याद आती हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमारे साथ हम लोग जब वैन में जाते थे, हम गुड़गांव से लेकर के कॉनॉट प्लेस दिल्ली तक वैन में जाते थे। एक वैन कराई हुई थी उन दिनों। हमारे ना परिवहन का बहुत प्रॉब्लम था, हमारा बसेस वगैरह का। तो गुड़गांव नया बसा था, नया वाला गुड़गांव। तो जब हम वो वैन में जाते थे तो जब कुछ खाते पीते थे तो उसमें मैंने एक नियम बनाया था कि एक पॉलीथीन रख देते थे कि भाई जो भी खाना पीना है, केला वेला या कुछ भी खाना है, मूंगफली खानी है, हम उस पॉलीथीन के अंदर उस कूड़े को रखा करेंगे। और फिर जब भी अपने घर के लिए कोई उतरेगा उस वैन से, उस पॉलीथीन को लेकर के कूड़ेदान में उस पॉलीथीन को फेंक देगा। अब हुआ क्या, एक बार हमारे यहाँ पे एक सज्जन थे, वृद्ध थे, और उनके जो बच्चे थे वो फॉरेन में रहते थे, विदेशों में। तो वो विदेशों से नया घूम करके आए। विदिशा जी हमारी दोस्त जुड़ गई हैं। तो वो नए घूम करके आए विदेशों में, और फिर वो बहुत देर से बैठ करके वैन में बता रहे थे वहाँ तो इतनी सफाई है, अमेरिका में तो इतना स्वच्छ रहता है, सब कुछ इतना बढ़िया रहता है। और बोलते बोलते उनके हाथ में बनाना था, केला था, बोलते बोलते उन्होंने केले का छिलका करा और उन्होंने छिलका खिड़की के बाहर फेंक दिया। मैं बहुत देर से उनको सुन रही थी। अब बड़े थे, बूढ़े थे, कैसे टोकोगे, लेकिन जब उन्होंने फेंक दिया तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए आप इतनी देर से आप विदेशों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे तो इतनी सफाई है, इतना सब कुछ है, लेकिन जो काम अभी आपने यहाँ पर किया वो आप विदेशों में नहीं कर सकते थे क्योंकि फाइन लग जाता। तो बात यह कि क्या हम केवल फाइन के डर से स्वच्छता को फैलाएंगे? नहीं, यह हमारे खुद के अंदर होना चाहिए कि नहीं, अगर हमको कोई भी चीज़ खिड़की से बाहर फेंकना तो करना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन क्या होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं और कोई इसके बारे में बात करता है तो उसको सनकी कह दिया जाता है कि ये तो सनकी है, ये तो इस तरह की बातें करती है। यहाँ तक कि मुझे खिजाने के लिए कई बार उसी वैन से लोगों ने मेरे सामने दिखा के भी कूड़ा फेंका। उनको ये नहीं समझ में आया कि वो अगर कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहे, वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें, तो ये अपने अंदर खुद आनी चाहिए। इसके अलावा और भी मैं चीज़ें आप लोगों से, जैसे बहुत छोटी बातें हैं कि जो हमारे आसपास हम देखते हैं नल में से पानी गिरता ही रहता है, हम उसको स्टॉप नहीं करना चाहते। और समुद्र बहुत सी साइड पे भी मैं गई हूँ, इतना दुख लगता है। जुहू का सी साइड इतना गंदा है, मतलब वहाँ उसके पास मैंने सोचा कि कोई और अच्छा जो सी बीच है वहाँ जाया जाए। तो वहाँ पे इस्कॉन का एक सी बीच है, मैं स्पेशली वहाँ जाती थी। जुहू वाले सी बीच में जाने का मन नहीं करता था, वो इतना गंदा होता था। वो गंदा किसने किया? हमने आपने ही किया। तो हम लोग जो भी वहाँ पे पर्यटन करने घूमने जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाया पिया और वहाँ पे फेंक दिया बिना ये सोचे हुए कि हम गंदगी फैला रहे हैं। तो कोई भी अगर आप लोगों में से समुद्र के पास गया होगा तो आपने देखा होगा जब बहुत ज्वार आता है, बहुत ज्वार की जैसे लहरें आती हैं बहुत तेज से, तो जितना भी कूड़ा समुद्र का होता है लहरें बाहर फेंक देती हैं। तो लहरें भी ये बोलती हैं कि भाई तुमने जो मेरे को कूड़ा फेंका मेरे अंदर, मैं वही तुमको वापस करूँगी। तो उसका खुद का कूड़ा तो है नहीं ना लहरों का। तो ये सीन आपको देखने को मिलेगा अगर आप समुद्र में जाएंगे। समुद्र में मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग उसके अंदर गए हैं, मतलब जो आप लोगों ने अगर किसी ने उसके अंदर जाकर के कोरल्स देखे हैं, शंख देखे हैं, तो अगर आप अंडमान निकोबार वगैरह जाएंगे, बहुत सुंदर, अगर अंदर का आपने साम्राज्य देखा है पूरा समुद्र का, इतना सुंदर है, मतलब वहाँ पे एक अलग ही दुनिया है समुद्र के नीचे।
तो ये सारी जो सुंदरता है ये ईश्वर ने बनाई है, जिस सुंदरता को बिगाड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये पहाड़ों पे जाएंगे आप, तो हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग मसूरी शिमला जाते थे तो बहुत साफ रहता था, मतलब कोई प्रदूषण नहीं होता था। और अब अगर हम शिमला की तरफ जाएंगे तो डरते हैं हम वहाँ जाने के लिए। हम कहते हैं कि यार वहाँ पे जो ट्रैफिक से शुरू होकर के जो वहाँ की गंदगी है वो हम नहीं देख पाएंगे। तो इतना गंदा हम लोगों ने सबने कर दिया, पहाड़ों को भी। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व करी अपने जीवन में, जब मैं पुणे में थी तो मैं 1 साल के लिए पुणे भी गई थी अपने ऑफिस की तरफ से। तो जब मैं पुणे में थी तो मैंने देखा कि जब मैं पहले दिन ही गई तो मेरे को वहाँ की जो बाई है उसने मुझे डांट लगाई कि आपने ये दोनों कूड़े एक ही डस्टबिन में क्यों डाले हैं। तो मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे दिल्ली गुड़गांव में तो ये चलन ही नहीं था। हम तो सारा कूड़ा एक ही डस्टबिन में डाल देते थे। वहाँ की बाइयाँ तक डांट देती हैं। अगर वहाँ पे कोई नया आता है ना पुणे में और महाराष्ट्र में, तो वहाँ की बाई तक सिखा देती है कि कैसे करना है। तो उसने बोला नहीं मैडम, आप कल से 2 डस्टबिन लाएंगे। 2 डस्टबिन में एक में आप केवल सूखा कूड़ा फेंकेंगे और एक में केवल गीला कूड़ा फेंकेंगे। विजय रस्तोगी जी नमस्कार, नीता भार्गव जी नमस्कार। तो मेरी दोस्त है नीता, तो उसने मुझे सिखाया। तो अगले दिन मैं 2 कूड़ादान लेकर के आई, तो एक में मैं सूखा कूड़ा डालती थी, एक में गीला कूड़ा डालती थी। तो उनका जो इतना अच्छा वहाँ का सिस्टम है महाराष्ट्र का, कि वो जो सूखा कूड़ा है वो बिल्कुल मतलब वहाँ से लेके घरों से लेकर के उसका ट्रक भी बिल्कुल अलग रहता है, और जो गीला कूड़ा भी है उसका भी बिल्कुल ट्रक भी अलग रहता है। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर सिस्टम नहीं है नॉर्थ में। और उसी का फलस्वरूप अभी मैं आज आपके साथ एक अपनी कविता भी शेयर करने वाली हूँ। उसका एक फलस्वरूप है, हमारा गाजीपुर जैसे जगहों पे कूड़े का ढेर लगा रहता है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम ही हमने सारा खराब किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में ये सिस्टम नहीं है। तो जैसे मैं अभी पुराने वाले जो मोहल्ले में हम रहते थे, तो वहाँ पे मैंने अपने RWA को बोला था कि आप ये वाला सिस्टम क्यों नहीं शुरू करते, ये महाराष्ट्र में ये सिस्टम है। तो लेकिन वो पूरी बात कहाँ पे आके रुक गई, उन्होंने वहाँ तक एग्री हो गए कि अच्छा ठीक है, जैसे आप कहती हैं तो हम 2 डस्टबिन रखवाया करेंगे सब घरों में। लेकिन फिर होता क्या है, वो जाकर के जो बड़ा वाला डस्टबिन है वो तो एक ही है, ट्रक तो एक ही है। तो यानी कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन तो दे ही नहीं रहे। और फिर हम कहते हैं कि भाई हमारा तो दिल्ली जो है वो कूड़े का पूरा भंडार बना जा रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, कुछ प्रशासन के भी हाथ में, मतलब अगर आप इस चीज़ को रोकना चाहते हैं तो आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आपको घर से लेकर के उसको पूरे को कूड़े को कहाँ पर जाकर के सेटल कराना है, वहाँ तक आपको सोचना पड़ेगा। जी, अगर अनिल मेहता जी कह रहे हैं अगर हम दिन भर के कार्यों के बारे में दिन में एक बार आत्मनिरीक्षण करें तो शायद समस्या का निदान आसान होगा। बहुत सही कहा आपने, इतनी अच्छी बात करी है कि मतलब क्योंकि हमारे से शुरू होती है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैं अपने गाड़ी से आ रही थी तो देखा कि एक पानी की बोतल में एक ड्राइवर ने पानी पिया और ऐसे करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैंने उसको चेज़ किया, मतलब ठीक है मुझे मालूम है मुझे संकी कहा जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो मैंने चेज़ किया, मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा 1 मिनट, आपने क्या किया, आपने गाड़ी में अभी पानी पिया और बॉटल को आप वहाँ सड़क के ऊपर फेंक करके चले आए, क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? तो उसने गाड़ी घुमाई तो नहीं उस बॉटल को उठाने के लिए, लेकिन उसने मेरे को सॉरी बोला और उसने बोला कि नहीं मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। तो अगर मैंने पूरे दिन में किसी एक को भी इस मैसेज को दिया और उसने फ्यूचर में जब वो भविष्य में एक पानी की बॉटल फेंकेगा तो शायद उसको मेरी बात याद आएगी। तो अगर मैंने किसी एक के साथ भी अच्छा, तो सुष्मिता सेन है, आप लोग जानते हैं, एक्ट्रेस हैं, हमारी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। एक बार मैंने उनका एक लेक्चर सुना था, उन्होंने कहा था ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे समाज को सुधारा जाए, ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरे विश्व को आप नहीं सुधार पाएंगे, आप सबको नहीं सुधार पाएंगे। उन्होंने ये कहा था अगर पूरे जीवन में आप किसी एक जीवन को भी बदल पाएँ, आपका संदेश किसी एक जीवन तक भी पहुँच जाए तो भी आपका जीवन सार्थक है। मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि मतलब सचमुच अगर हम अकेले सारा समाज या सारा सुधार, सबसे पहले हमें खुद को इन चीज़ों के लिए एग्री कराना पड़ेगा कि जो हम सोचते हैं उस पर हम काम करना भी शुरू करें। ऐसा नहीं ना कि केवल प्रचार कर दिया, या ऐसा नहीं कि वो कहते हैं ना केवल उपदेश दे दिया और फिर उसके बारे में खुद से काम नहीं किया। तो पहले तो ये, और फिर दूसरा ये कि आप कम से कम एक जीवन को,
तो अभी आप देखिए, अभी आप लोगों के सामने ही क्या घटना घटी, आप लोग सब जानते हैं केरला में क्या हुआ। एक हथिनी, मतलब हम यहाँ पे जैव जैव विविधता की, हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हो क्या रहा है, एक सबसे साक्षर जगह पर जहाँ पे हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, यस विदिशा कह रही है मिस यूनिवर्स थी, मेरे से गलती हो गई, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गई थी और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स चुनी गई थी जी। तो लेकिन मैं सुष्मिता सेन से बहुत प्रभावित हूँ, जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है और जिस तरह की वो बातें करती है, मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ, केरला में क्या हुआ। तो हम उस प्रदेश को क्या कहते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन हुआ क्या, एक हथिनी के साथ इस तरह का बर्ताव, मतलब ये कोई मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। और अगर किसी के बच्चे ने भी ऐसा बर्ताव किया कि मैं बता देती हूँ क्या घटना हुई, अगर आप लोगों को सबको नहीं पता। तो अनानास जो पाइनएप्पल होता है, अनानास जो होता है खाने वाला फल, उसके अंदर बारूद जो पटाखों को भर के उसको खिला दिया गया, और वो प्रेग्नेंट थी हथिनी। और वो उसके बाद वो वहाँ से उसको, आप सोचिए किसी के पेट में वो चीज़ चली जाए, और फिर उस हथिनी को इतनी परेशानी हुई, उसके बावजूद उसने कोई भी तहस नहस नहीं किया। वो चाहती तो इधर उधर दौड़ करके तहस नहस कर सकती थी, नहीं, वो जाके पानी के अंदर जाके खड़ी हो गई ताकि उसका दर्द कुछ कम हो जाए। और उस पीड़ा में उस हथिनी ने अपनी जान छोड़ दी, उसकी जान निकल गई। ये हमारा विश्व पर्यावरण दिवस हम आज मना रहे हैं, और इसके पहले ही ये घटना हुई। आप सोचिए जरा, मतलब इतना बुरा इंसान कैसे हो सकता है। और अगर किसी के बच्चे ने भी ऐसा किया, तो इसका मतलब हम अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं क्या? हम कौन बड़ा कर रहा है बच्चों को तो हम ही बड़ा करते हैं ना। तो क्या हम अपने बच्चों के मन में इतनी दया माया ही नहीं ला रहे हैं? हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि जीवों का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है जो बच्चों को बड़ा कर रहे हैं? तो अगर किसी बच्चे ने भी किया तो ये कितना बुरा काम है, कितना मार्मिक, कितना गंदा काम है, कुकृत्य है ये। तो इस तरह की बातों से फिर बहुत ज़्यादा मन दुखता है। तो पिछले 50 वर्षों में जो हमारा जितनी मानव जाति है उसकी जनसंख्या दुगनी हो चुकी है, अर्थव्यवस्था चौगुनी हो चुकी है, और जो हमारा जो व्यापार है वो 10 गुना बढ़ गया है। इस दिशा, अगर इसी गति से ये पूरा संसार चलता रहे तो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो पृथ्वी है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, उसको पूरी जनसंख्या लगाने के लिए ऐसी 1.6 पृथ्वी चाहिए होंगी हमको। तो ये जो पृथ्वी है इसकी बस की बात नहीं है। इतनी अपार संपदा जो पृथ्वी दिए जा रही है हमको, इसकी बस की बात नहीं है इतने सारे मानव जाति के जो हमारी जो डिमांड्स हैं उसको सुलझाने की। और जहाँ पे हम लोग आज, मैंने ये एक चीज़ बोली थी, संगीता पॉल जी अनिल मेहता जी, दिस एपिसोड क्वेश्चंस वेदर ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मैंने एक डाला कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं, और चलें प्रकृति को प्रतिदान करें। प्रतिदान मतलब क्या कि मीन्स अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखें, आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, सारे जीवन बहुत अच्छा किया, किसी व्यक्ति के साथ मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो क्या आप उस व्यक्ति के लिए अच्छा सोचेंगे? आपका भी मन खिन्न हो जाएगा कहीं पे। तो यही तो प्रकृति के साथ है। प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति तो हमारे साथ इतना अच्छा कर रही है। वो हमको पीने के लिए पानी दे रही है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रही है, हमको दवाइयाँ दे रही है, हमको खाने पीने के लिए सामान दे रही है। पृथ्वी तो ये सब कर रही है हमारे साथ। हम वापस क्या कर रहे हैं? कूड़ा फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। तो जो पृथ्वी है उसके लिए प्रतिदान देने का समय कब आएगा हमारे पास? तो उसको हम प्रतिदान कब करेंगे? तो ये तो एक तरफा बात हो गई ना, कि हम सिर्फ ले रहे हैं प्रकृति से, हम कुछ देने का सोच भी नहीं रहे हैं। तो ये एक चीज थी जो कि मतलब मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और ये चीज तभी हो पाएगी जब हम लोग सब लोग, मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये स्वच्छता को भी किसी राजनीति से जोड़ना शुरू कर देते हैं। अरे ये उसने तो ये फैलाया है, उसने तो ये अपना चुनाव चिन्ह रखा है। क्यों भाई? किसी ने कुछ भी चुनाव चिन्ह रखा हो, किसी का कुछ भी उद्देश्य हो, ये तो हम सबका उद्देश्य होना चाहिए ना। क्योंकि ये जो प्रकृति है वो हमारे लिए, हमारे भविष्य में, हमारे बच्चों के लिए काम आने वाली है। तो सबसे ज़्यादा मेरा दिल दुखाया इन सारी चीज़ों में गाजीपुर में जो कूड़े का ढेर है। जितने भी दिल्ली में लोग रहते हैं
उन्होंने देखा होगा, एक आप दिल्ली में अगर एंट्री करेंगे ना तो गाजीपुर में एक इतना बड़ा, मतलब मैंने शुरू में जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये कोई पहाड़ है। वो पहाड़ नहीं है, वो कूड़े का ढेर है और उसके ऊपर पूरी चीलें मंडराती रहती हैं। इतना गंदा है वो पूरा, और उसके पास से निकलते हुए दुर्गंध आती है। तो उसको जब भी मैं देखती हूँ, मुझे नहीं पता सरकार क्या कर रही है, मतलब मुझे नहीं पता। मैंने उस कूड़े के ढेर के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में जाकर के खुद की तरफ से लिखा भी कि आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं बताइए। तो मुझे नहीं मालूम जो भी है, लेकिन उसके लिए फिर एक कविता निकल आई। कवि हृदय है तो कवि हृदय तो कविता ही लिखेगा। तो एक कविता गाजीपुर के कूड़े के ढेर के ऊपर मैंने लिखी है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं गाजीपुर हूँ, मुझे पहचाना जाता है कूड़े के ढेर से। मैं गाजीपुर हूँ, मुझे पहचाना जाता है कूड़े के ढेर से। किसी स्थान की ऐसी पहचान, किसी रास्ते का ऐसा चिन्ह, किसी स्थान की ऐसी पहचान, किसी रास्ते का ऐसा चिन्ह, पर मेरे माथे पर लिख दिया है मेरे शहर ने गाजीपुर कूड़े का ढेर। पर मेरे माथे पर लिख दिया है मेरे शहर ने गाजीपुर कूड़े का ढेर। मैं अपनी स्थिति पर लज्जित हूँ, मुझे मालूम है कि आते जाते तुम भी मुंह फेर लेते हो। मैं अपनी स्थिति पर लज्जित हूँ, मुझे मालूम है कि आते जाते तुम भी मुंह फेर लेते हो। पर कोई रचनाकार कैसे मुंह फेरता है अपनी ही रचना से, चाहे वो कितनी भी विकृत हो। पर कोई रचनाकार कैसे मुंह फेरता है अपनी ही रचना से, चाहे वो कितनी भी विकृत हो। ये कूड़े का साम्राज्य जो मुझ पर सजा हुआ है, ध्यान से देखो जरा तुम्हारा ही रचा हुआ है। ये कूड़े का साम्राज्य जो मुझ पर सजा हुआ है, ध्यान से देखो जरा तुम्हारा ही रचा हुआ है। ये प्लास्टिक जो नष्ट ही नहीं होता, इसके भार से दब गया हूँ मैं। घूम रहे बाजार में उठाए प्लास्टिक, इसके व्यापार से ठग गया हूँ मैं। तुम मेरी शुद्ध हवा को छीनने का अपराध करते हो, नष्ट करके मुझे प्लास्टिक का प्रयोग अब भी निर्बाध करते हो। तुम मेरी शुद्ध हवा को छीनने का अपराध करते हो, नष्ट करके मुझे प्लास्टिक का प्रयोग अब भी निर्बाध करते हो। मेरे पास से गुजरते हुए तुम मुंह मत फेरा करो, मेरे पास से गुजरते हुए तुम मुंह मत फेरा करो। मुझसे आंख मिलाया करो, एक लंबी सांस भरा करो। मुझसे आंख मिलाया करो, एक लंबी सांस भरा करो। विषैली गैस जब धीरे से तुम्हारी आत्मा को छुएगी, तब तुम्हारे अंतर मन को कुछ कुछ अनुभूति होगी। उस दिन शायद तुम प्लास्टिक प्रयोग में ना लाओ, एक कपड़े का बैग दुकान तक साथ लेते जाओ। उस दिन शायद तुम प्लास्टिक को प्रयोग में ना लाओ, एक कपड़े का बैग दुकान तक साथ लेते जाओ। धन्यवाद अनिल मेहता जी। तो शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं बता दूं, जो प्लास्टिक है वो नष्ट नहीं हो पाता। तो लेकिन फिर भी मैं जो कह रही हूँ कि कपड़े का बैग ले जाया करो। मैं कपड़े का बैग कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं सब्जियाँ वगैरह लेने जाऊँ, कपड़े का बैग लेकर के जाती हूँ। हम जूट के बैग जो हैं वो लेकर के जाते हैं, प्लास्टिक नहीं। लेकिन एक जगह पे मैं कंट्रोल मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो दूध का पैकेट आता है वो तो प्लास्टिक में ही आता है रोज़ सुबह। तो अब मैं क्या, मतलब या तो मैं डब्बे वाला दूध लगवाऊं, तो एक यहाँ पर मैं खुद को भी नहीं समझा पा रही हूँ कि इस चीज़ को मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो ये है कि संवेदनाएं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। हो सकता है इस एक चीज़ के लिए कल को मैं भी किसी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं इस चीज़ को चर्चा कर पाऊँ कि भाई इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। जो रोज़ सुबह मदर डेयरी का दूध, अमूल का दूध जो आता है वो प्लास्टिक की थैलियों में आता है। तो कहीं पर तो प्लास्टिक बढ़े ही जा रहा है ना, चाहे लोग कितना भी कपड़े का बैग लेके जाएँ। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि चेतना में आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो और भी जैसे प्रकृति सब लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे ख्याल से। सब लोग जैसे ही बच्चों की गर्मियों की छुट्टी होती है तो लोगों को लगता है हिल स्टेशन घुमाया जाए, या फॉर दैट मैटर कि मतलब गोवा घुमाया जाए। तो लेकिन बात यह है कि हम घूम आया जाए क्योंकि हमारी आंखों को अच्छी लग रही है वो जगह। तो आंखों को अच्छी लग रही है यानी प्रकृति अच्छा लगने के लिए कुछ दे रही है ना। हम लोग क्या करते हैं, पर्यटन में जाते हैं और हम वहाँ पे गंदगियाँ मचा करके आ जाते हैं। तो जैसे प्रकृति के ऊपर मतलब मुझे भी मैंने जैसे पहले भी बताया कि हरिद्वार में मैं पली बड़ी हूँ, तो बहुत प्रकृति के पास रही हूँ, गंगा जी के पास रही हूँ, तो बहुत जुड़ी हुई हूँ प्रकृति से।
तो अभी भी जैसे दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में इतना हमारा प्रकृति से मुलाकात नहीं होती, तो लेकिन फिर भी हमको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी, जब भी मैं कोई हिल स्टेशन वगैरह में जाती हूँ। तो इसके ऊपर एक कविता लिखी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ईश्वर का संसार, ये ईश्वर का संसार है। तो समंदर के पास मन क्यों शांत हो जाता है, शायद हमें छोटा सा लगने लगता है अपने मन का कोलाहल। समंदर के पास मन क्यों शांत हो जाता है, शायद हमें छोटा लगने लगता है अपने मन का कोलाहल, लहरों के कोलाहल के आगे। जब आप समंदर के पास जाएंगे तो आप लहरों का कोलाहल जब सुनेंगे तो आपका जो अगर थोड़ा बहुत अहंकार बचा भी है ना, वो भी ऐसा, जब आप प्रकृति का रूप देखते हैं ना, सब गायब हो जाता है। तो समंदर के पास मन क्यों शांत हो जाता है, शायद हमें छोटा लगने लगता है अपने मन का कोलाहल, लहरों के कोलाहल के आगे। पहाड़ों के पास मन क्यों शांत हो जाता है, शायद हम पहाड़ों की खामोशी से चुपके से चुरा लाते हैं कुछ खामोशी। तो जितने लोग भी हिल स्टेशन गए होंगे तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि मतलब पहाड़ों में जाके ना, जब आप बहुत ऊंचा, हम लोग बद्रीनाथ जाते थे हम लोग हर साल, तो हम लोग काफ़ी मतलब 10-11 बार हम लोग बद्रीनाथ गए हैं। तो जब आप जो लोग भी वहाँ पर गए हैं उन्होंने पहाड़ों का असली दृश्य हिमालय का देखा होगा। इतनी ग्लेशियर्स, इतने सारे झरने, और वो तो जो हम कहते हैं ना वो देवलोक है, वो एक्चुअली देवलोक ही है बद्रीनाथ अगर आप जाएंगे तो। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 4 बजे सुबह वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि शुरू हो जाती है। पूरा सुबह लक्ष्मी जी का वेद मंत्र का वो लोग लगा देते हैं, और उससे ना पूरा का पूरा वो जो वैली है, घाटी जो है, वो पूरी गूंजनी शुरू हो जाती है। और वो इतना अच्छा है, जाते हुए भी आपको पहाड़ इतने सारे, कोई समय ऐसा आएगा पूरे रास्ते में सिर्फ पहाड़, और आप अगर आप गाड़ी के अंदर भी हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उस पहाड़ से खुद को कनेक्ट कर लेंगे। तो उसी को लिखा है। तो पहाड़ों के पास मन क्यों शांत हो जाता है, शायद हम पहाड़ों की खामोशी से चुपके से चुरा लाते हैं कुछ खामोशी। बहुत से शब्द, बहुत सी आवाज़ें, इतना शोर है मन में। बहुत से शब्द, बहुत सी आवाज़ें, इतना शोर है मन में। पंचतत्व से बना शरीर शहर के रोज़मर्रा कोलाहल से भागना चाहता है। पंचतत्व से बना शरीर शहर के रोज़मर्रा कोलाहल से भागना चाहता है। कभी समंदर की लहरों में पाँव भिगो लेना चाहता है, कभी पहाड़ों को एकटक देखना चाहता है, कभी किसी नदी के साथ बहना चाहता है। आह ईश्वर, बहुत कुछ है जो जिंदा रखे है मुझे। आह ईश्वर, बहुत कुछ है जो जिंदा रखे है मुझे। तो जब भी मनुष्य परेशान होता है तो कहते हैं ना कि आप कुछ दिन के लिए कहीं घूम आओ। तो जब भी कोई डिप्रेशन में जा रहा होता है तो ये जो हरियाणा एनवायरनमेंट मिनिस्टर सजेस्टेड, दिस इज़ वन ऑफ द अवध इंडियाज़ इवेंट्स। अच्छा, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस सब जगह तरह तरह से मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है का मतलब ये है कि लोगों के अंदर चेतना जागृत करी जा रही है। मनाना और फिर भूल जाना ये तो उद्देश्य नहीं है किसी का भी। अगर हम भी सुबह से इस चीज़ को मना रहे हैं या हम इस चीज़ को सब लोगों को बोल रहे हैं कि केवल इससे संबंधित आप रचना को दे दीजिए हमारे अनुगुंज के जो पटल पर, तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब था कि अगर इतने सारे लोग, बल्कि अगर हम कुछ ऐसा मोटिवेशन डाल रहे हैं कि केवल पर्यावरण से रिलेटेड ही हम उसमें जानकारी डालेंगे, रचना डालेंगे, तो लोग थोड़े से कहीं से मोटिवेटेड भी हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने, मैं आप लोगों को गारंटेड बोलती हूँ, जिन्होंने आज तक पर्यावरण पे लिखा नहीं होगा, आज उन्होंने अपने मस्तिष्क में पर्यावरण को दूसरी तरीके से कुछ सोचा होगा, ताकि वो 2 शब्द 4 पंक्तियां वो कागज पर पर्यावरण के लिए लिख पाएं। और जब इंसान सोचना शुरू करता है तो वो कहीं से रिलेट होता है, तब उस विषय के बारे में वो सोचना शुरू करता है कि हाँ, ये विषय हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो सारी शुरुआत तो मैं से हुई ना, कि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे नहीं इग्नोर करना है। अगर मैं लिख रहा हूँ और जो लिखने वाला कवि और रचनाकार है वो बहुत ज़्यादा नैतिक तरीके से उन चीज़ों से जुड़ जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप जो चीज़ दूसरों को बता रहे हो और जिस चीज़ पे आप लेखनी चला रहे हो, सबसे पहले आपको उस चीज़ पे अमल करना है।
तो कुछ नहीं, अगर आज हमारे पास 100 लोगों का लिखा हुआ आया है पर्यावरण के लिए, उसमें से अगर 25 या 50 लोगों ने ज़बरदस्ती भी लिखने की कोशिश करी हो, तो उन 50 लोगों में से कम 25 लोग तो आज के बाद उन चीज़ों को मानना शुरू करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि कहीं पे जब आप सोचने को, सारी चीज़, सारे व्यवहार मनुष्य के, सारा कुछ सोचने से शुरू होता है। जब यहाँ पर चेतना जागृत होगी तो ही उस विषय में हमारा व्यवहार बदलेगा। एक और कविता है और इस कविता के बाद मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करूँगी। तो एक कविता है। एक रिश्ता होता है हमारा पेड़ों के साथ भी, पहाड़ों के साथ भी, नदी के साथ भी, समंदर के साथ भी। एक रिश्ता होता है हमारा पेड़ों के साथ भी, पहाड़ों के साथ भी, नदी के साथ भी, समंदर के साथ भी, और हम अपनी रूह का कोई टुकड़ा इनके पास छोड़ आते हैं। और हम अपनी रूह का कोई टुकड़ा इनके पास छोड़ आते हैं। इसीलिए शायद अपनी व्यस्त जिंदगी में भी दौड़ कर चले जाते हैं इनको बार बार महसूस करने को। इसीलिए शायद रोजी शर्मा जी हमारे दोस्त जुड़ गई हैं। वेरी नाइस। हम मनुष्य के बनाए कानून तोड़ सकते हैं पर प्रकृति के नियमों को नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो प्रकृति के पास है वो अपने आप प्रकृति बदला लेती है। देखिए ना, अभी मैं कविता पढ़ी तो अभी भूमिकंप का समाचार आ रहा है बहुत, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक रिश्ता होता है हमारा पेड़ों के साथ भी, पहाड़ों के साथ भी, नदी के साथ भी, समुंदर के साथ भी, और हम अपनी रूह का कोई टुकड़ा इनके पास छोड़ आते हैं। इसीलिए शायद अपनी व्यस्त जिंदगी में भी दौड़ कर चले जाते हैं इनको बार बार महसूस करने को। पंचतत्व से बना शरीर नहीं छोड़ पाता मिट्टी, पानी और वायु का मोह शायद। पंचतत्व से बना शरीर नहीं छोड़ पाता मिट्टी, पानी और वायु का मोह शायद। आकाश तले इनको लपेटकर आत्मा अग्निपुंज सी भभकने लगती है। आकाश तले इनको लपेटकर आत्मा अग्निपुंज सी भभकने लगती है। शरीर फिर दौड़ने लगता है नई ऊर्जा के साथ। शरीर फिर दौड़ने लगता है नई ऊर्जा के साथ। तो जितने लोग नौकरी करते हैं और बहुत व्यस्त जीवन में हैं, और अभी जितने लोग भी 35-40 की उम्र में हैं और बहुत ज़्यादा परिवार की जिम्मेवारियों से, नौकरी की जिम्मेवारियों से जूझ रहे हैं, उनको मालूम है कि जब भी उनको फुर्सत मिलती है वो अपने परिवार को साथ में लेते हैं और दौड़ जाते हैं प्रकृति की तरफ, दौड़ जाते हैं हिल स्टेशन की तरफ, दौड़ जाते हैं अंडमान निकोबार की तरफ, दौड़ जाते हैं गोवा की तरफ। क्यों? क्योंकि उनकी जो अंदर से जो आत्मा है वो प्रकृति की तरफ ही दौड़ना चाहती है। हमारा शरीर पंचतत्वों से मिला हुआ है। हम बहुत ज़्यादा समय तक हम इन सब व्यवहारिक चीज़ों में, हम इन सब भौतिक चीज़ों से हमारी जो आत्मा घबरा जाती है, तो हमारी आत्मा दौड़ के फिर से प्रकृति के पास ही जाना चाहती है। तो जब हमारी आत्मा प्रकृति के साथ पास जाना चाहती है, प्रकृति से कहीं से कनेक्टेड है, तो क्यों ना हम उस प्रकृति को सुंदर रखें हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, और हमारे सबसे बड़ी बात है हमारे भविष्य के लिए। हमारा जीवन हो गया, लेकिन हमारे भविष्य, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा भविष्य तो रहेगा ही ना, हमारे बच्चों का। तो उनके लिए हम एक अच्छा संसार सोचने की बात क्यों नहीं सोचते? तो ये सारे प्रश्न हैं, इन सब के जवाब भी हमारे अपने अंदर ही हैं। और भूपेंद्र टीकू जी नमस्कार। न्यू एनर्जी हैज़ रेगुलेटेड विद योर थॉट्स। यस। तो अब जितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ, जो मेरे जीवन के अनुभव हैं और जितना भी मैंने सोचा है इस विषय में, मेरे को लगा कि मुझे आप लोगों को सबको बताना चाहिए। जितना भी मैं अपने शब्दों में बता सकती हूँ, बस वही प्रयास किया था आज। और बहुत प्रणाम आप सबको कि आप लोगों ने समय निकाल करके मुझे सुना। इस चीज़ के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद।